जय हिंद साथियों, स्वागत है आपको हमारे चैनल पीसीएस दर्पण पे। आज का जो सेशन देख रहे हैं दोस्तों, यूनिक पब्लिकेशन का बिहार डीएलएड ऑनलाइन प्रवेश परीक्षा जो होने वाली है उसका जो है टेस्ट सीरीज हम लोग लेके आए हैं। ये 33वें क्रम का है। इससे पहले मैंने 32 टेस्ट सीरीज करा दिया है। यदि आप नहीं देखें तो वो जरूर देखिए, अति महत्वपूर्ण है। और दोस्तों आज 1 तारीख है, 1 अप्रैल, तो आज से आप लोग की एग्ज़ाम भी स्टार्ट हो चुकी है। तो जिनका जिनका आज एग्ज़ाम है, ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्ज़ाम दे के आइएगा। और बताए दोस्तों, आपको यदि क्वेश्चन कोई भी याद रहती है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से क्वेश्चन को भेजें, या तो टेलीग्राम चैनल पे आप भेज सकते हैं अपना क्वेश्चन को। ठीक है, टेलीग्राम का मैंने डिस्क्रिप्शन लिंक डाल दिया है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप भेज सकते हैं। ठीक है, तो आइए इस सेशन को स्टार्ट किया जाए। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि नेक्स्ट वाला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचेगी। तो देखिए, आज का जो सेशन होने वाला है हम लोग का, यह है मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 18। इसमें 120 क्वेश्चन रहेंगी। तो आइए इस सेशन को स्टार्ट किया जाए। जिनका आगे एग्जाम होने वाली उनके लिए अति महत्वपूर्ण है, जिनका हो गया एग्जाम उनके लिए अच्छी बात है, जिनका होने वाला है उनके लिए भी प्रिपेयर हो जाइएगा। ठीक है, तो देखिए 120 क्वेश्चन में हम लोग लगाते हैं और देखते हैं अपना स्कोर क्या रहता है। तो आइए देखा जाए क्या रहता है हम लोग का स्कोर। मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 18, तो इसमें पहला सेक्शन हम लोग का बनता है सामान्य हिंदी का। देखिए सामान्य हिंदी अति महत्वपूर्ण है, सभी सब्जेक्ट अति महत्वपूर्ण है। देखिए आइए, तो हिंदी को हम लोग कवर करते हैं, जिसमें पहला हम लोग का प्रश्न बनता है हिंदी में। प्रश्न क्या बनता है कि सही वर्तनी वाले शब्द का हमें चयन करना है। सही वर्तनी कौन है इसमें? आंसर बनेगा डी। इसमें सैनिक ये होगा, राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न देखिए कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। तो आइए पढ़ते हैं, इसमें त्रुटि ढूंढते हैं कि कौन सा गलत है। देखिए क्या है इसमें कि तुष्टीकरण की नीति अपनाकर न व्यक्ति आगे बढ़ सकती है और राष्ट्र। तो आंसर इसमें बनेगा क्या? आंसर इसमें बनेगा न व्यक्ति आगे बढ़ सकती है। यहाँ पे होगा क्या? तो यहाँ पे होगा न व्यक्ति आगे बढ़ सकता है, बढ़ सकती नहीं, बढ़ सकता है। आंसर सी बनेगा। अगला देखिए, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द हमें बताना है। क्या होगा? तालाब का पर्यायवाची होता क्या है? तालाब का पर्यायवाची होता है पोखर। आंसर बनेगा हम लोग का बी, पोखर। अगला प्रश्न देखिए, बताना है क्या कि निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो एक ही राग अलापना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। एक ही राग अलापना, तो आंसर बनेगा क्या इसका? आंसर आपका बन जाएगा एक ही बात बार बार कहना। आंसर हो जाएगा बी यहाँ पे। अगला प्रश्न देखिए, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द हमें देना है। तो आइए देखते हैं, अच्छे चरित्र वाला, उसे क्या बोलेंगे? अच्छे चरित्र वाले को चरित्रवान। आंसर होगा सी। अगला देखिए, इनमें से कौन सा शब्द जो है संबंध कारक नहीं है? कौन शब्द संबंध कारक नहीं है? आंसर बोलिए। आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी, आधार हो जाएगा। राइट आंसर क्या होगा? आधार। अगला प्रश्न देखिए, इसमें से कौन सा शब्द जो है समूहवाचक प्रत्यय नहीं है, बताना है। कौन सा शब्द जो है समूहवाचक प्रत्यय नहीं है? तो आंसर क्या बनेगा इसमें? आंसर बनेगा डी, प्रेम इसमें नहीं है। राइट आंसर क्या बनेगा? डी, प्रेम। अगला देखिए, अगला प्रश्न है हमारा कि छाती पर मूंग दलना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? पास रहकर दुख देना। आंसर हो जाएगा डी। अगला देखिए, तेली का बैल होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तेली का बैल होना मतलब बुरी तरह काम में लगे रहना। आंसर हो जाएगा ए। अगला देखिए, झट तद्भव शब्द का सही तत्सम शब्द हमें बताना है। झट का क्या होगा? झटिति। आंसर हो जाएगा बी, झटिति। अगला देखिए, हिये तद्भव का सही तत्सम हमें शब्द बताना है। हिये का क्या बनेगा? हृदय। आंसर बनेगा सी, हृदय। अगला देखिए, मिथ्या शब्द का सही विलोम शब्द हमें बताना है। मिथ्या शब्द का सही विलोम शब्द क्या होगा? सत्य होगा। आंसर डी होगा। हास्य शब्द का सही विलोम बताइए। हास्य शब्द का सही विलोम होगा विकास। अगला देखिए, अगला है क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, फिर से बसेरे से दूर और प्रवासी की डायरी के नाम से 4 खंडों में लिखी आत्मकथा का लेखक कौन है? इसके लेखक कौन है? हरिवंश राय बच्चन है। आंसर डी बनेगा। निम्नलिखित वाक्यों में कौन आंख का पर्यायवाची नहीं है? आंख का पर्यायवाची कौन नहीं? अक्षी। अक्षी इसमें आंख का पर्यायवाची नहीं, तो दृष्टि है, लोचन है, चक्षु, ये सब क्या है? आंख का पर्यायवाची है। अगला देखिए, कुकुरमुत्ता काव्य के लेखक का नाम बताना है। कुकुरमुत्ता काव्य के लेखक का नाम क्या है? इनका नाम है निराला जी। आंसर बनेगा ए, निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला प्रश्न देखिए,
हा राम, हा प्यार, हा राम, हा प्राण प्यारे, जीवित रहूं किसके सहारे, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है। इसमें कौन सा रस है, आंसर बनेगा डी, करुण रस है। अगला देखिए, सब भीति सब भांति सुशासित हो, जहाँ समता के सुखकर नियम, बस उसी स्वशासित देश में जागे है जगदीश हम। उपयुक्त छंद किस प्रकार के हैं, तो यह किस प्रकार के छंद है। देखिए आंसर बनेगा हम लोग का छपय, आंसर हो जाएगा डी। अगला देखिए, अगला प्रश्न है, रहे बैठी कारी घटा, देखी न्यारी, बिहारी बिहारी बिहारी, राय रजू, उपयुक्त छंद किस प्रकार के हैं। उपयुक्त छंद जो है यह जो है सवैया है, आंसर बी बनेगा। देखिए अगला है, सावन का समय, मेघमय आसमान से उतर रही है, वह संध्या सुंदरी परी सी, धीरे धीरे धीरे, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है। कौन सा अलंकार है, उपमा अलंकार है, आंसर हमारा बनेगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शताब्दी शब्द उदाहरण है, किसका उदाहरण है, तो यह उदाहरण है द्विगु का, आंसर बनेगा ए, द्विगु का होगा। अगला प्रश्न की, छाती फुलाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। छाती फुलाना मुहावरे का अर्थ होता है गर्व करना, आंसर बी बनेगा। शब्द के विद्यमान अर्थ का ज्ञान कराने वाला बौद्धिक व्यापार कहलाता है, क्या कहलाता है, शब्द शक्ति कहलाता है, आंसर ए होगा। जो मेहनत करेगा वह सफल होगा, किस सर्वनाम का उदाहरण है। किस सर्वनाम का उदाहरण है, संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण है, आंसर ए बनेगा। आइए गद्य पढ़ के हम लोग इसका आंसर देते हैं। ये आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा होगा गद्य, इससे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटनी चाहिए। देखिए, भारत माता को हम नमन करते हैं, वैसे कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं, सबको अटेम्प्ट करना है क्योंकि निगेटिव मार्किंग तो है नहीं। देखिए, भारत माता को हम नमन करते हैं, उत्तर में हिमालय इसकी प्रहरी है, दक्षिण में हिंद महासागर इसके चरण पकड़ता है, पश्चिम में कच्छ की खाड़ी और पूरब में बांग्लादेश है। गंगा यमुना नर्मदा ताप्ती कृष्णा गोदावरी ब्रह्मपुत्र आदि नदियां भारत के मैदानी क्षेत्रों की शोभा बढ़ाती है। खेतों में लहराती फसलें और बागों में पके फल की बहार इनकी भारत माता का उपहार है। प्रत्येक धर्म के व्यक्ति भारत माता का सपूत है, सबके प्रिय है भारत माता। फसलें और पके फल किसकी देन है, यह किसकी देन है, तो आंसर क्या बनेगी, आंसर बनेगी नदियों की देन है, आंसर क्या बनेगी ए। अगला सेक्शन हम लोग का आता है जनरल इंग्लिश का। देखिए इसमें प्रश्न क्या बनता है जनरल इंग्लिश में। जनरल इंग्लिश में प्रश्न हमारा बनता है कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन द सेंटेंस गिवन गिव विथ ब्लैंक इज टू बी फिल्ड इन द विथ एन appropriate word. Select the correct alternative out of 4 and indicate it by selecting the appropriate option. तो देखते हैं हम लोग सेंटेंस पढ़ते क्या है। केनेसियन इकोनॉमिक थ्योरी डिफर्स डैश फ्रॉम मैरेक्सियन, आंसर क्या बनेगा यहाँ पे, आंसर बनेगा बी, यहाँ पे होगा मार्केडली, आंसर बनेगा बी मार्केडली। अगला देखिए, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस मीनिंग ऑफ आइटम या फ्रेज। तो देखिए आइटम क्या है हमारा और इसका फ्रेज देखते हैं इसका क्या बनेगा। देखिए हमारा है आइटम नो हॉर्स इन दिस रेस, इसका मतलब होता है क्या है, नो हॉर्स इन दिस रेस, इसका अर्थ होता है किसी प्रतियोगिता के परिणाम में अपना कोई स्वार्थ या फिर प्रयोजन नहीं होना, है ना। तो आंसर क्या बनेगा, इसके आंसर बनेगी टू हैव नो इंटरेस्ट इन द आउटकम ऑफ अ कॉन्टेस्ट, आंसर बनेगी सी। अगला देखिए, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन द सेंटेंस गिव विथ ब्लैंक इज द फील्ड इन विथ एन अप्रोप्रिएट वर्ड, सेलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव आउट ऑफ द 4 एंड इंडिकेट इट बाय सेलेक्टिंग अप्रोप्रिएट ऑप्शन। क्या है सेंटेंस हमारा, द मैनेजमेंट शुड हैव पुट अप अ नोटिस डैश द डेट्स ऑफ द इवेंट। तो आंसर बनेगा क्या, आंसर हमारा बनेगा इंडिकेटिंग, आंसर बनेगा यहाँ पे इंडिकेटिंग। अगला प्रश्न देखिए, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन
सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। तो देखिए यहाँ पे क्या है सेंटेंस, सेलिब्रेट द न्यू ईयर विथ अमेजिंग ऑफर्स। आंसर बनेगा हमारा सी, लेट द न्यू ईयर बी सेलिब्रेटेड विथ अमेजिंग ऑफर। आंसर सी बनेगा। अगला देखिए, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। सेंटेंस है, प्लीज कंप्लीट द शॉर्ट क्वेश्चननेयर डैश एंड रिटर्न इट टू अस। आंसर क्या बनेगी, आंसर बनेगी अटैच्ड। आंसर बी होगा अटैच्ड। अगला देखिए, द हाइपन इज अ शॉर्टर लाइन देन द डैश। आंसर क्या बनेगा, आंसर बनेगा डैश। आंसर ये होगा। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। सेंटेंस है, ट्रैफिक डैश इज वेरी सीरियस प्रॉब्लम इन मेट्रो सिटीज। आंसर बनेगा कंजेशंस। आंसर हो जाएगा यहाँ पे कंजेशंस। अगला देखिए, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। सेंटेंस है, माई ग्रैंड मदर इज डैश टू द बेड। आंसर बनेगा क्या, आंसर बनेगा कन्फिन्ड। कन्फाइंड हो जाएगा, यहाँ पे बी होगा कन्फाइंड। अगला देखिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। सेंटेंस है, व्हेन सी डैश द हॉल सी वॉज प्रिवेंटली सरप्राइज्ड। आंसर बनेगा इंटर्ड। आंसर हो जाएगा इंटर्ड। व्हेन सी इंटर्ड द हॉल सी वॉज प्रेजेंटली सरप्राइज्ड। अगला प्रश्न देखिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। सेंटेंस है, द हेड ऑफिस इज डैश oversee but has branches in many cities in India। आंसर क्या बनेगी, आंसर बनेगी लोकेटेड। आंसर हो जाएगा डी, द हेड ऑफिस इज लोकेटेड oversee but has branches in many cities in India। अगला देखिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। सेंटेंस है, द पीपुल ऑफ हिमाचल प्रदेश आर नोन फॉर देयर रिच कल्चरल। आंसर क्या बनेगा, आंसर बनेगा हेरिटेज। आंसर डी हो जाएगा हेरिटेज। आई डैश टू सी अ मूवी टुमारो। आंसर बनेगा क्या हमारा, आंसर यहाँ पे बनेगा शैल गो। आई शैल गो टू सी अ मूवी टुमारो। अगला देखिए, डिड यू डैश दिस कलर। आंसर क्या बनेगी, चूज। डिड यू चूज दिस कलर। अगला प्रश्न देखिए, सी डैश आउट ऑफ 4 वॉक डेली। आंसर क्या बनेगी, गोज। सी गोज आउट फॉर अ वॉक डेली। अगला देखिए, फिल अप द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। क्या है, ही गोज टू चेंज ही गोज टू कॉलेज डैश ट्रेन। आंसर बनेगा बाई ट्रेन। अगला प्रश्न देखिए, चूज द करेक्ट फ्रेज फ्रॉम द गिवन ऑप्शन एंड मेक अ कंडीशनल सेंटेंस। सेंटेंस क्या है, इफ द सन डैश आई विल गो स्विमिंग। आंसर क्या बनेगी, आंसर बनेगी साइंस। इफ द सन साइंस आई विल गो स्विमिंग। आंसर होगा ए। अगला देखिए, फिल अप द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। सेंटेंस क्या है, देखिए सेंटेंस हमारा है कि सी गेव हिम हर आंसर नो। आंसर यहाँ पे क्या बनेगी, आंसर हमारा बनेगी एक्सक्लामेटरी मार्क्स। यहाँ पे एक्सक्लामेटरी मार्क्स का यूज होगा। अगला प्रश्न देखिए, सिलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ आइटम या फ्रेज। तो क्या है हमारा आइटम, अंडर द वेदर। अंडर द वेदर का मतलब होता है क्या है, इसका मतलब होता है अस्वस्थ विकल्प के अनुसार। अस्वस्थ होता है, आंसर इसका होता है अंडर द वेदर मतलब अस्वस्थ, है ना। तो आंसर इसमें क्या बनेगी, आंसर हमारा बनेगी फीलिंग साइलेंटली इल। आंसर बनेगा डी। अगला देखिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ऑप्शन टू चेंज द सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच। क्या है सेंटेंस, सी सेड ही सेड आई शैल बी इन मुंबई ऑन संडे। तो आंसर क्या बनेगी, ही सेड दैट ही डैश इन मुंबई डैश। आंसर क्या बनेगा हमारा, आंसर बनेगा ही सेड दैट ही वुड बी, यहाँ पे हो जाएगा वुड बी इन मुंबई ऑन संडे। आंसर ए बनेगा। अगला देखिए, आइडेंटिफाई द टेंस यूज्ड इन द गिवन सेंटेंस। सेंटेंस क्या है, समवन पिक्ड माई पॉकेट। समवन पिक्ड माई पॉकेट। तो आंसर क्या बनेगी इसकी, आंसर बनेगा हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। कौन सी टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अगला सेक्शन आता है हम लोग का गणित। देखिए गणित में क्या क्वेश्चन है कि cos 135 डिग्री बराबर दिया हुआ x, तो हमें x का मान निकालना है।
आइए x का वैल्यू हम लोग निकाल के देखते हैं क्या आ रहा है। यहाँ पे देखिए 135 जो दिया है हमारे cos 135 डिग्री इक्वल हम इतना लिख सकते हैं कि cos 180, क्योंकि 135 है तो 180 माइनस 45 घटाइएगा तो आपके पास फिर 135 आ जाएगी। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं माइनस cos 45 डिग्री, ठीक। और cos 45 की होती कितनी है 1/√2 और माइनस में है तो माइनस में डालिए, तो हमारा आंसर क्या आ गया 1 माइनस 1/√2 माइनस 1/√2। ऑप्शन नंबर आपकी बनेगी ए -1/√2। अगला देखिए, अगला प्रश्न हमारा बनता है कि यदि प्रत्येक 600 रुपये कीमत वाली 3 शर्टों की खरीद पर 2 शर्ट मुफ्त पाने की पेशकश की जाती है तो प्रत्येक शर्ट पर प्रभावी छूट क्या होगी हमें बतानी है। तो आइए बना के देखते हैं क्या होगी, और आप भी बनाइए इसे। चलिए बना के देखते हैं यहाँ पे क्या आंसर आ रही है। हमारे पास दिया है जो अभिष्ट छूट है वो है 2 + 3 इंटू 100 होगी, 2/5 गुने 100, काटिए इसको 20 टाइम्स में, 20 2 जा 40, तो हमारे कितना % का ये हो रहा है, आंसर बन रहा है सी 40% प्रभावी छूट हो गई। अगला प्रश्न देखिए, एक चावल व्यापारी जो है 1870 रुपये में कितना 12 क्विंटल चावल खरीदता है। 15% चावल परिवहन में खराब यानी गुम हो जाता है, तो उसे 20% लाभ प्राप्त करने के लिए कितने दर पर चावल बेचना चाहिए, कितने दर पे बेचना चाहिए। चलिए इसको बना के देखते हैं कितने दर पे उसे बेचना चाहिए। पहले शेष चावल की मात्रा कितना है 12 क्विंटल गुने 100 माइनस 15, क्योंकि परिवहन में गुम हो जा रहा है, बट्टा 100 हो जाएगी, तो इसको घटाइए। चलिए यहाँ पे हम लोग बना के देखते हैं कितनी आ रही है आंसर। 12 क्विंटल घटाते हैं तो 85 आ जाएगी, 100 में से 15/100, इसे काटिएगा तो आपके पास आ जाएगी 10.20 क्विंटल आ गई, ठीक। इतना हमारा क्विंटल आ गया। तो कुल जो हमारा विक्रय मूल्य है, कुल मेरा विक्रय मूल्य कितना है 1870 रुपये गुने 20% हमको प्रॉफिट चाहिए बट्टा 100, इसे काटिए, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया तो 187 गुने 12 गुणा कीजिएगा तो आपके पास आ जाएगा 2244 आ गया। ये हमारा विक्रय मूल्य। तो प्रति क्विंटल हमारा विक्रय मूल्य कितना होगा, बस इसको डिवाइड कर देते हैं 10.20 से, डिवाइड करिए 2244 डिवाइडेड 10.20, इसको डिवाइड करिए तो आपके पास आ जाएगा 202 रुपये प्रति क्विंटल आ जाएगी, है ना। तो आंसर हमारा क्या बनेगा 220 रुपये प्रति क्विंटल। ऑप्शन नंबर आपका सी बनेगा। अगला प्रश्न देखिए, क्या कर रहा है कि एक मेले की प्रवेश टिकट के मूल्य में 13:16 के अनुपात में वृद्धि से मेले में आने वाले लोगों की संख्या 11:9 के अनुपात में कम हो गई, तो कुल संकलन में किस अनुपात में वृद्धि या कमी हुई है, किस अनुपात में हुई है। तो आइए देखते हैं किस अनुपात में हो रहा है। हम मान लेते हैं क्या कि मेला की प्रवेश टिकट जो है कितना है 13x और बढ़ के कितना हो जा रहा है 16x प्रति व्यक्ति हो गया है, तथा मेले में आने वाले लोग कितने हैं 11x और घट के कितना हो जा रहा है 9y, इसको y में ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि x y से ठीक रहेगा। और कुल संकलन की वृद्धि अनुपात कितनी होगी वही हमें करना है, बस इस दोनों में मल्टीपल कर दीजिए और इस दोनों में भी मल्टीपल करिए, और रेशियो यहाँ से निकाल सकते हैं हम लोग, तो दोनों में मल्टीप्लाई करिएगा 11 और 13 में, तो आपके पास आ जाएगा 143 और एक्स वाई तो रहेगा ही, एक्स वाई यहाँ पे रखते हैं, और 16 और 9 में करिएगा तो 144, एक्स वाई तो रहेगा ही, एक्स वाई कैंसिल, तो आपका कितना बटा 143 बट्टा 144, तो ऑप्शन नंबर ए बन रहा है 144 बट्टा 143 के अनुपात में कमी हुई। तो आंसर नहीं, हमें कमी थोड़ी हुई, 144 नहीं 143 बट्टा 44, यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी हो रहा है, वृद्धि न हो रहा है हमें, तो आंसर बनेगा ऑप्शन सी। अगला देखिए, यदि किसी मूलधन पर चक्रवृद्धि ब्याज पर दूसरे और तीसरे वर्ष प्राप्ति होने वाली राशि क्रमानुसार 29,160 रुपया है और 31,492.8 रुपया है, तो ब्याज की दर हमें बताना है कि कितनी होगी। तो आइए पहले हम लोग मूलधन हमारे पास दे रखा है 2960 रुपये, चलिए इसको बना के देखते हैं। अपने क्वेश्चन ही से देख लिया, देखिए यहाँ पे हमारे पास मूलधन दिया हुआ कितना 29,160 रुपया, हमारे पास अमाउंट मतलब मिश्रधन दिया है कितना 31,492.8 रुपया,
तो ब्याज कितना हो जाएगा, इस मिश्रधन में से मूलधन को घटा लीजिए, तो घटाइएगा तो आपके पास आ जाएगा CI या फिर SI। पहली वर्ष दोनों सेम ही होता है, तो पहला वर्ष के लिए हम निकालेंगे, इसमें से इस बड़े वाले से छोटे वाले को घटाइए तो कितना आ जाएगा आपके पास आ जाएगी 2332.80। ये आ गई हमारा SI या कहिए CI। अब जो हम रेट निकालना है तो इसका फॉर्मूला होता है क्या, SI या CI इंटू 100 बट्टे प्रिंसिपल इंटू टाइम। बस इस पे रख लेते हैं हम लोग, तो रखिए 2332.80 गुने 100 बाई 29,160 और गुन्ने 1 साल के लिए है। तो काटिए इसको काटिएगा कितने टाइम्स में काटिएगा, 8% में। इसको डिवाइड करिएगा तो 8% आएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा बन रहा है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखिए, दिया क्या है कि यदि x प्लस वाई 12 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 94 है तो एक्स वाई का हमें मान निकालना है। बहुत ही आसान है दोस्तों। यहाँ पे देखिए x प्लस वाई का दिया है, बोथ साइड स्क्वायर कर लेते हैं, यानी दोनों साइड स्क्वायर कर लेते हैं। तो दोनों साइड जब स्क्वायर करिएगा तो क्या आ जाएगा, एक होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2xy, इसको करिएगा तो 144 हो जाएगा स्क्वायर। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू 94 दिया है, तो इसके बदले हम लोग 94 रख लेते हैं प्लस 2xy इक्वल 144। अब ये 94 इधर घट जाएगा, 94 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा पास 0, और 14 में से 9 गया तो 5। ठीक, तो आपके पास बच गया इधर 2xy, है ना। अब हमारे पास जो बच गया 2xy इक्वल 50 इधर है, 2 से काटिए 25, यानी xy की वैल्यू जो आ गई हमारे पास कितनी आ गई 25। तो राइट आंसर क्या बनेगी, ऑप्शन ए 25। अगला प्रश्न देखें, एक चतुर्भुज के 4 कोणों का माप दिया है 1:2:4:5 के अनुपात में है, तो सबसे बड़े कोण, सबसे बड़ा तो यही निकल लेगा क्योंकि बड़ा अंक है। तो देखिए आपको पता होगा चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री। बस इस सभी को ऐड कर लीजिए, 4 5 9 2 11 1 11 1 12, x 12 से काटिए 12 मतलब 30 टाइम में 30 को 5 से मल्टीप्लाई करिए यानी 150 डिग्री। सबसे बड़ा कौन सा आ रहा है हमारा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिए कि 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर तथा 10 सेंटीमीटर भुजा वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें सेंटीमीटर स्क्वायर में क्या होगा बताना है। तो आइए इसका क्षेत्रफल हम लोग निकाल के देख लेते हैं। पहले तो चेक करेंगे कि क्या यह समकोण है, समबाहु है, समद्विबाहु है, कैसा एक त्रिभुज है। तो देखिए ये समकोण आपको समबाहु दिख नहीं रहा है क्योंकि समबाहु में सभी कोण सभी भुजाएं जो है इक्वल होती हैं। समद्विबाहु है नहीं क्योंकि 2 भुजाएं इक्वल होनी चाहिए। तो आइए अब देखते हैं समकोण हो रही है कि नहीं। 2 भुजाओं का योग के बराबर तीसरी भुजा के स्क्वायर के बराबर होनी चाहिए। तो देखिए 6 का होल स्क्वायर करिए 36 और प्लस 10 8 का कीजिए तो 64, दोनों को सम करिए तो 100, इसको करिए स्क्वायर तो इसका स्क्वायर करिएगा 10 का तो 100, यानी दोनों इक्वल आ रहे हैं। तो हमारा ये कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो इसका राइट एंगल ट्रायंगल का आपको पता होगा 1/2 बेस इंटू हाइट होता है, आधार गुने ऊंचाई। तो आधार आपका 8 है, ऊंचाई आपकी 6 है, ठीक है ना, क्योंकि ये तो हमारा हाइपोटेनस है। तो 1/2 गुने बेस 8 गुने 6, काटिए इसको 4 6 जा 24। तो राइट आंसर हमारा क्या बना, आंसर ए बन गया। अगला प्रश्न देखते हैं कि एक थोक विक्रेता एक वस्तु को बेचने समय 25% तथा 10% की 2 क्रमिक छूट देता है। यदि वह वस्तु के 450 रुपया प्राप्त करता है तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा, हमें यह बताना है। तो आइए हम अंकित मूल्य निकाल के देखते हैं क्या आ रहा है हम लोग का। तो आइए निकाला जाए। यहाँ पे दिया क्या है हमारे पास कि अंकित मूल्य मार्क प्राइस गुने 100 माइनस 25 छूट दे रहा है पहला, दूसरा नहीं पता है, दूसरा भी 10% का छूट दे रहा है क्या, गुन्ने 100 माइनस 10/100 कितने में दे रहा है 540 रुपये में, ठीक है। तो यहाँ से हमारा अंकित मूल्य निकल जाएगा, मार्क प्राइस इक्वल में हो जाएगा हमारा क्या कि 540 गुन्ने इसमें से 25 घटाएगा 75 बाई ये हो जाएगी आपके, ये तो नीचे आ जाएगी ना क्योंकि ये यहाँ से आ गए तो 100 यहाँ पे आ जाएगी आपके 75, यहाँ पे आ जाएगी आपके पास 75 100 और ये भी ऊपर 100 चल जाएगी, इसमें से घटाई तो कितनी आ जाएगी 90 गुने 90। अब इसे काट के देखते हैं हम लोग। तो काटिए 0 से 0 कैंसिल, इसे काटिए 6 टाइम में और कटेगी तो इसको काटिए 3 से काटिए 3 2 जा 3 से काटिए इसको 25 4 जा
3 से काटिए, 2 जा, तो इसे आप काटे तो आपके पास आंसर आनी चाहिए 800, है ना। पूरे कटने के बाद कितनी आएगी आपके पास, 800 आंसर आनी चाहिए। तो मार्क प्राइस हमारा कितना निकल गया, 800 रुपया। तो ऑप्शन हमारा 800 रुपया है, ऑप्शन बी में है 800 रुपया। अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि बी 20,000 रुपये की पूंजी निवेश करके एक व्यापार शुरू करता है। 5 महीने के बाद डी भी जो है 60,000 रुपये के निवेश कर इस व्यापार में शामिल हो जाता है। तो व्यापार के अंत में कुल अनुपात जो है हमें लाभ बांटेंगे किस अनुपात में, यही बताना है किस अनुपात में जो है लाभ बांटा जाएगा। तो किस अनुपात में बांटा जाएगा, तो आइए बी और डी का हम निकालते हैं रेशियो कि क्या आ रहा है दोनों का रेशियो। देखिए बी और डी का जो है पूंजी, जो इसकी पूंजी है गुन्ने टाइम जितना समय ले रहा है मतलब महीने का अनुपात निकालेंगे। तो ये कितना टोटल 12 महीने के लिए कितना लगा रहा है, 20,000 रुपया, 20,000 लगा रहा है। इस टू ये 7 महीना की लगा रहा है क्योंकि 5 महीना बाद आया, तो 7 गुन्ने टोटल लगा कितना रहा है, 60,000 लगा रहा है ना। तो अब यहाँ पे कैलकुलेशन करिए, इसके पास कितने जीरो हैं, इसके पास 4 है, इसके पास 4 है, तो 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल कीजिए, तो ये कितना हो जाए 12 टू जा 24, रेशियो 7 6 जा 42, और भी छोटा होगा काटिए इसको, 6 4 जा 6 7 जा, यानी कितना रेशियो आया हमारा 4:7। तो आंसर हमारा बनेगा क्या, 4:7। राइट आंसर बनेगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं कि 1 रुपया में 4 वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति को 25% की हानि होती है। यदि वह 1 रुपया में 2 वस्तु बेचे तो लाभ प्रतिशत क्या होगा हमें बताना है। तो 1 रुपया में जो है विक्रय मूल्य कितनी होती है, एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1/4 रुपया होती है, तो हमें 25% हानि हुआ है क्रय मूल्य में। तो आइए इसको बना के देखते हैं। देखिए यहाँ पे बोला है कि एक वस्तु का जो है विक्रय मूल्य 1/4 है, ठीक, और 25% जब हानि होती है तब हमारा क्रय मूल्य क्या होगा। तो क्या होगा, विक्रय मूल्य गुन्ने 100/100 माइनस हानि, तो हानि कितना 25% का हो रहा है यानी 75 सीधे लिखते हैं हम लोग। चलिए एसपी कितना है 1/4 है, गुन्ने 100/75, इसको काटिए 3 टाइम्स में आया कितना हमारे पास 1/4, 100/75, इसको काटिएगा तो आपके पास आ जाएगी 1/3। इसे काटते हैं 4 टाइम्स में, 25 इसे काटिएगा तो 3 टाइम्स में, यहाँ पे 3 आ जाएगी। तो 1/3 हमारे पास क्या आ गया, मतलब कि 1 रुपया में 3 वस्तु को क्या करेगा, वो खरीदेगा। कॉस्ट प्राइस उसकी आएगी। अब 1 रुपया में 2 वस्तु को बेचने पे उसका लाभ कितना होगा, तो कितना होगा 3 - 2/2 गुने 100, तो 1/2 और गुने 100 सीधे आधा 50%। तो आंसर हमारा क्या बनेगा 50%, ऑप्शन नंबर बी बनेगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नांकित आंकड़े का हमें माध्य ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पे संख्या दिया है, इसका माध्य निकालना है। सभी को ऐड कर लेते हैं, ये जितने भी नंबर है, नंबर कितने काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नंबर है, बस 10 से डिवाइड कर दीजिए। तो इस सबको ऐड करिएगा तो आपके पास आ जाएगा 175/10, डिवाइड करिएगा तो 17.5, तो आंसर बनेगा अपना ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिए कि निम्नांकित आकृति में AD = 2 सेंटीमीटर, DB = 3 सेंटीमीटर, AE = 5 सेंटीमीटर एवं DE पैरेलल BC, तो EC का माप हमें बताना है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है आपके पास, EC का माप बताना है हमें, इसका वैल्यू बताना है कि क्या होगा। तो आइए यहाँ पे बताया कि DE पैरेलल जो है ये किसके है, BC का है। तो ये आधारभूत अनुपातिक परिमेय से हम क्या लिखेंगे कि AD जो है AD/BD होगा, AD/BD होगा, इक्वल में होगा AE/EC होगा, AE/EC होगा, ठीक है। अब सभी का वैल्यू रखिए, इसका दिया है 2 बट्टे इसका 3 दिया है, और इसका तो दिया है 5, और EC तो हमें निकालना ही है। तो चलिए इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, इसको इससे 5 3 जा 15, 15/2 यानी कितना है 7.5 आना चाहिए। तो आंसर हमारा क्या बना, ऑप्शन नंबर 1 बन गया। अगला प्रश्न देखते हैं कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की जीवा केंद्र पर 90 डिग्री का कोण बनाती है। लघु वृत्तखंड का हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता क्या है, इसका होता है πr² इंटू πθ/360 माइनस हाफ ऑफ साइन थीटा।
यही होता है इसका फॉर्मूला, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, है ना। बस इस फॉर्मूला को रखिए याद, आपसे ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से बन जाएगी। तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। पहले तो फॉर्मूला फिर से लिख देते हैं ताकि फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। r² थीटा पाई बट्टा 360 माइनस 1/2 साइन थीटा। चलिए यहाँ पे बनाते हैं। हमारे पास r की वैल्यू कितना दिया हुआ है, 4 दिया है। थीटा का वैल्यू कितना है, 90 दिया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम रखते हैं r 4 का होल स्क्वायर यानी 16 आएगी। यहाँ पे पाई रखते हैं। थीटा की वैल्यू 90/360। इसको काटिएगा तो कितने 4 टाइम्स में काटेगा, माइनस हाफ ऑफ, और यहाँ पे साइन 90 का वैल्यू 1 होता है। यहाँ पे आ गया 16 पाई/4 माइनस 1/2 इतना है हमारे पास। चलिए अब इसको आगे कैलकुलेट करते हैं। पाई का वैल्यू 22/7 होता है, यहाँ पे 22/7 रखते हैं। कटेगी क्या, और इसको काटते हैं 11/2 होगी, यानी 14/11, 11/14। तो आइए इसको लिखते हैं 16 इंटू 11/14 माइनस 1/2। अब यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं हम लोग। 16 इसका एलसीएम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा 14, ये 11 माइनस 7 होगी। चलिए 16 इसमें से घटाइए तो कितनी हो जाएगी आपके पास 4/14। कटेगी तो काटिए इसको, नहीं कटेगी तो नहीं काटिए। देखिए 2 से कटेगी, 2 2 जा और 2 7 जा। अब इससे तो छोटी होगी नहीं, तो 16 2 जा 32, 32/7। आंसर हमारा आया 32/7 सेंटीमीटर स्क्वायर आनी चाहिए। तो आइए देखते हैं 32/7 ऑप्शन नंबर हमारा सी मैच कर रहा है, तो राइट आंसर बनेगा सी। अगला प्रश्न देखते हैं, सरल करें। क्या है, a/a माइनस बी प्लस b/b माइनस a। इसको हमें सॉल्व करना है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। एलसीएम इसका तो यही हो जाएगा नीचे में दोनों। यहाँ पे लेते a माइनस बी और हो जाएगा b माइनस a हो जाएगा एलसीएम बाई, इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो मतलब ये बचेगा हमारे पास। तो लिखिए यहाँ पे a और माइनस b बचेगा। एक तो कैंसिल हो ही जाएगा यहाँ पे, क्योंकि इसके पास 2 आएगा टोटल, एक से एक कैंसिल। अब बच क्या गया, बस एक, और यहाँ पे बच गया माइनस वाला एक, a माइनस बी, ये तो कट जाएगा। तो आंसर हमारे पास बचा a माइनस बी और बाई a माइनस बी। इसको काटिएगा तो आपके पास बच जाएगा 1। तो आंसर हमारे पास आ जाएगा ऑप्शन डी। अगला देखिए कि यदि साइन थीटा बराबर 3/5 हो तो कॉस 2 थीटा का मान हमें बताना होगा कि क्या होगा। तो देखिए साइन का वैल्यू क्या होता है, p/h होता है, आपको रेशियो पता है इसका, p/h होता है। हमें कॉस के लिए b चाहिए होता है, तो b निकालिए बाई पाइथागोरस रूल से। हाइपोटेनस का होल स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर रूट अंडर में। तो हाइपोटेनस कितना दिया है 5, 25 में से 9 को हटाइए तो कितना आ जाएगा 16, 16 का होता है कितना 4। हमारे पास b निकल गया है, b का वैल्यू कितना आ गया है 4 आ गया, ठीक है। तो कॉस इक्वल हम क्या लिखेंगे b/h, b का वैल्यू 4 और h की वैल्यू कितनी है 5। ये आ गया हमारा कॉस थीटा। अब जो है कॉस 2 लिखना है ना, कॉस 2 थीटा इक्वल क्या लिखेंगे कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इसकी कॉस स्क्वायर की क्या है 4/5 की होल स्क्वायर माइनस 3/5 की होल स्क्वायर। करिए 16/25 माइनस 9/25, 16 में से 9 जाएगा तो आपके पास बच जाएगा 7, 7/25। तो ऑप्शन नंबर आपकी आने चाहिए राइट आंसर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, औचर m का मान निकालें ताकि युग्म mx प्लस 2y इक्वल 5, 3x प्लस वाई इक्वल 1 का केवल एक हल हो। तो युग्म का केवल एक हल होने के लिए शर्त क्या होनी चाहिए, तो इसकी शर्त जो होनी चाहिए a1/a2 डजंट इक्वल b1/b2 होनी चाहिए, है ना। तो आइए यहाँ पे रखते हैं, a1 की वैल्यू कितनी दी हुई है m, बाई a2 की वैल्यू कितनी दी है 3, इक्वल b1 की वैल्यू है 2, b2 की वैल्यू है y, b2 की y के आगे 1 है, ठीक है। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, ये तो डजंट इक्वल 0 है, यानी 3 2 जा 6, m इक्वल क्या आ जाएगा डजंट इक्वल 6। आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए बनेगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि दो वृत्तों की परिधियां a अनुपात b के अनुपात में हो तो उनका क्षेत्रफल निम्नांकित में से किस अनुपात में होगा, हमें बताना है। तो आइए निकालते हैं। हम मान लेते हैं पहले वृत्त की परिधि क्या है हमारे पास 2πr, 1 ले लेते हैं, ठीक है। और दूसरे वृत्त की परिधि 2πr ले लेते हैं, उसका 2 नाम रख लेते हैं, ठीक है। दोनों का रेशियो क्योंकि परिधि का होता है
2 पाई आर होता है, इसको 1 ले लीजिए, और 2 पाई आर इसको 2 ले लेते हैं, इसका नया वाले का। ठीक है, तो यहाँ से आप काटिएगा तो आपके पास क्या निकलेगा, परिधि 1 और बी का, क्योंकि हमारे पास दोनों परिधियों का अनुपात दिया है, एक अनुपात ए बाई बी दिया हुआ है, यही ना है। तो हमारे परिधि जो है ए अनुपात बी के अनुपात में आ रहे हैं, तो यहाँ से ये 2 पाई कैंसिल, यानी R1/R2 आया ना, R1/R2 आया। तो इसे हम R1/R2 जो हमारे पास b है, b यहाँ पे हम b का वैल्यू क्या रखें, 2। ठीक है, पहले वृत्त का क्षेत्रफल जो है हमारे पास पाई आर है। तो देखिए पहले वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है वृत्त का क्षेत्रफल, और दूसरे का पाई आर स्क्वायर, इसका 2 नाम रखिए, ये तो 1 है ही, इसका 2। चलिए इसका वैल्यू रखते हैं अब यहाँ पे पाई ए स्क्वायर बाई पाई बी स्क्वायर, इसको काटिए, पाई से पाई कैंसिल, यानी कि आ गया आपके पास ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। तो रेशियो हमारा क्या बना, ए स्क्वायर इज टू बी स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी बना। अगला प्रश्न की हल हमें करना है 3 के पावर x माइनस 2 प्लस 3 के पावर 3 माइनस एक्स इक्वल 4 दिया है ना। तो इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना, आइए इसे सॉल्व करते हैं। आपको पता होगा घात एवं घातांक वाले पढ़े होंगे, तो इसमें क्या लिखते हैं, ये 3 के पावर जो x माइनस 2 लिखा है, इसे आप ऐसे लिख सकते हैं 3 के पावर x बाई 3 के पावर 2 लिख सकते हैं, है ना। और प्लस इसे आप क्या लिख सकते हैं, 3 के पावर 3 और बाई 3 के पावर x ऐसे लिख सकते हैं, इक्वल में 4 दिया हुआ है। तो आइए इसे सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। सपोज कर लेते हैं हम लोग ये 3 के पावर x इक्वल y, हमने एक इक्वेशन ले लिया, चलिए इधर बनाते हैं हम लोग। हम सपोज कर लेते हैं क्या कि 3 के पावर x इक्वल y, हम इक्वेशन 1 ले लेते हैं। ठीक है, तो y बाई 9 प्लस 27 बाई y इक्वल कितनी है, 4 दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस 243 बाई 9y इक्वल 4 हो जाएगी। तो इसे आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपके पास आ जाएगी वाई स्क्वायर प्लस 243 इक्वल 36y आ जाएगी। यहाँ पे कीजिए वाई स्क्वायर माइनस 36y और प्लस 243 इक्वल 0 हो जाएगी। तो यहाँ से हम लोग गुणनखंड निकाल लेंगे। गुणनखंड क्या हो जाएगा, 36y है तो 27 गुणे 9 करेंगे 243, और इस दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा 36 आ जाएगा। तो आइए वाई स्क्वायर माइनस 27y माइनस 9y प्लस 243 इक्वल 0 है। चलिए ये इसमें और इसमें कॉमन करते हैं, कॉमन करिए, y कॉमन कर लिए तो बचा क्या हमारे पास y माइनस 27, और यहाँ पे क्या बचा, इसमें कॉमन करते हैं हम लोग 9, तो इसमें बचा हमारे पास y माइनस 27 इक्वल 0। तो क्या आया हमारे पास आया y माइनस 27 और दूसरा आया y माइनस 9 इक्वल 0। चलिए यहाँ से y की वैल्यू निकालिएगा तो 27 और इसका निकालिएगा y का वैल्यू तो 9। ठीक है, y की वैल्यू हमारा क्या निकला, एक 27 और एक 9 निकला। समीकरण 1 में हम डाल लेते हैं। समीकरण 1 जो हमारा क्या था, 3 के पावर x इक्वल हमने y लिया था ना, y का वैल्यू अभी 27 है, 3 के पावर x इक्वल 27। इसे हम लोग लिख सकते हैं 3 के पावर x, इसको लिख सकते हैं 3 के पावर 3, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई हमारा 3 आ गया, x की वैल्यू कितनी आ गई 3। अब यदि देखिए 9 रखते हैं हम लोग यहाँ पे, 3 के पावर x इक्वल 9 है, तो इसे 3 के पावर x इक्वल 3 के पावर 2 रख सकते हैं, यानी x की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई। एक बार x का वैल्यू 2 आया है और एक बार x का वैल्यू 3 आया है। तो इसमें देखिए 2 और 3 ऑप्शन नंबर कौन सा है, देखिए 2 तो है नहीं, तो ऑप्शन नंबर हमारा बनेगा 3 वाला, x का वैल्यू 3 भी आया है तो ऑप्शन ए बनेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दिया क्या है कि त्रिभुज PQR को किसी वृत्त में अंत निर्मित किया गया है ना। एंगल P समद्विभाजक है, QR को बिंदु S पर काटता है और वृत्त को बिंदु T पर काटता है। यदि PR 5 सेंटीमीटर, PS 6 सेंटीमीटर, ST 4 सेंटीमीटर, तो PQ की हमें लंबाई सेंटीमीटर में बताना है कि क्या होगा। तो आइए निकाल के देखते हैं क्या होगा इसमें। यहाँ पे आपका एक वृत्त है, ठीक, ये एक जीवा हमने खींच दिया, एक ऐसा आपके पास इसमें एक ट्रायंगल भी है, ठीक है, इसका नाम है P, इसका नाम है R, इसका नाम है Q, और ये जो यहाँ पे काटा है इसका नाम है S, इसका नाम है T। तो देखिए वृत्त परिमेय से आप देखिएगा क्या कि PT, ये PT का जो PT मल्टीपल PS, PT मल्टीपल PS करिएगा तो आपके पास आएगा PR मल्टीपल PQ।
पी आर मल्टीपल पी क्यू आएगी। ठीक है, तो रखते हैं यहाँ पे हम लोग पी टी इंटू पी एस इक्वल पी आर इंटू पी क्यू हो जाएगी। तो इसका वैल्यू दिया है, रखिए 6 + 4 गुन्ने 6 इक्वल 5 गुन्ने पी क्यू रहेगी। पी क्यू का दिया नहीं है, पी क्यू इक्वल क्या हो जाएगी, ये 10 गुने 6 यानी 60 हो जाएगी। 60 बट्टे ये 5 हो जाएगी, 5 से काटते हैं तो 12 आ जाएगी हमारे पास। तो पी क्यू का वैल्यू आ गया 12 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बना ए। अगला प्रश्न देखते हैं कि दिया क्या है, यदि साइन थीटा इक्वल दिया है 11/15 तो सेक थीटा माइनस टैन थीटा का मान हमें बताना है कि क्या होगा। तो साइन थीटा का होता क्या है दोस्तों, p/h होता है। फिर से हमें b का वैल्यू इसमें निकालना होगा। तो b का वैल्यू आपको निकालने के लिए बताए हैं हाइपोटेनस का होल स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर। करिए, हाइपोटेनस आपका 15 दिया है तो 225 माइनस 121, 11 का होल स्क्वायर 121, इसमें से घटाइए तो आप घटाइएगा तो कितने आ जाएगी 104। 104 का तो वर्गमूल होता नहीं है, 104 का वर्गमूल होता नहीं, यानी 2√26 आ जाएगा, 2√26 आ गया। तो अब हमें निकालना है जो सेक थीटा माइनस टैन थीटा। तो इसका वैल्यू रखते हैं, इसका आ जाता है सेक का 15/2√26 माइनस 11/2√26। चलिए यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं तो 2 जो है हमारा 26 आ जाएगा, एलसीएम 2√26। तो बचेगा क्या हमारे पास 4, घटाइएगा तब 11 में से 15 में से 11 घटाइएगा तो 4, तो इसे काटिए 2 से 2 टाइम्स में, यानी कितना आ गया हमारे पास 2/√26। तो देखिए 2/√26 तो है नहीं, तो इसको रेशनलाइज कर देते हैं हम लोग। रेशनलाइज जब करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास 2√26/√26 हो जाएगी। तो इसे रेशनलाइज करिएगा तो आपके पास आ जाएगा 26/13, क्योंकि ये जो होगी 2 टाइम्स निकलेगी तो इसलिए हमारे पास √26/13 हो जाएगी। तो आंसर हमारा क्या बना, √26/13। अगला प्रश्न देखिए, अगला है कि यदि साइन थीटा इंटू 2 साइन थीटा प्लस 3 इक्वल 2 है तो वहाँ पे 0 डिग्री से ही बड़ा थीटा होगा, उससे बड़ा 90 डिग्री है। तो हमें बताना है कि सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा, हमें निकालना है। तो आइए इसको निकाल के देखते हैं कि कितना आ रहा है हमारा आंसर। यहाँ पे दिया हुआ है, हम इधर बनाकर देखते हैं। यहाँ दिया हुआ हमारा क्या, साइन थीटा इंटू 2 साइन थीटा प्लस 3 इक्वल में दिया है 2 दिया है। चलिए आगे इसे हम लोग करेंगे तो 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन थीटा होगी, इक्वल में 2 रहेगी। आगे कैलकुलेट करेंगे तो 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन थीटा माइनस साइन थीटा माइनस 2 आ जाएगी, इक्वल में 0 हो जाएगी। यहाँ पे करिए 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉमन करेंगे तो साइन थीटा प्लस 2 माइनस साइन थीटा प्लस 2 होगी, इक्वल में 0 रहेगी। यहाँ पे हम कॉमन जो किए वो क्या है, 2 साइन थीटा माइनस 1 है, और एक क्या है कि साइन थीटा प्लस 2 है मेरा। तो यहाँ से हम यहाँ से वैल्यू निकाल सकते हैं और एक यहाँ से निकाल सकते हैं। आइए निकाल के देखते हैं। तो साइन थीटा इक्वल हो जाएगी आपके पास, एक हो जाएगा 1/2 और एक हो जाएगा -2। ये संभव नहीं है -2, ये तो संभव है भी, है ना। तो साइन थीटा का वैल्यू जो 1/2 आया है इसको हम क्या लिख सकते हैं, यानी साइन 30 का वैल्यू, साइन 30 डिग्री का वैल्यू है। तो यहाँ पे हमें थीटा का वैल्यू तो निकल गया कि 30 डिग्री है और 90 से छोटा भी है और 0 से बड़ा भी हो गया। तो हमें जो अब निकालना है वो निकालते हैं, ठीक है। निकालना हमें सेक स्क्वायर, हमें निकालना है सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। थीटा का वैल्यू पता हो गया हमें 30 डिग्री है। तो सेक 30 का वैल्यू कितनी होती है, सेक 30 का वैल्यू होती है √2/√3, तो इसकी होल स्क्वायर करना है, प्लस कॉट थीटा, कॉट 30 का होता है √3 इसका होल स्क्वायर, प्लस कॉस 30 का होता है √3/2 इसकी भी होल स्क्वायर करिए। तो ये कितना हो जाएगा 4/3 प्लस 3 प्लस 3/4 हो जाएगी। चलिए इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम ले लीजिएगा तो आपके पास 12 हो जाएगा, क्योंकि 3 और 4 है नीचे डिनोमिनेटर में। तो 12 हमारा एलसीएम हो गया, बस यहाँ पे होगा 16, 36 और -9 से घटाइए तो 43/12।
आंसर क्या बन गया हमारा 43/12 आना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 होना चाहिए, राइट आंसर सी होना चाहिए, 1 नहीं सी होना चाहिए। अगला प्रश्न देखिए, यदि x प्लस 1/x का वैल्यू दिया है √7 तो x² + 1 भागा x⁴ प्लस 1/x² का मान हमें बताना है कि क्या होगा। तो आइए इसको निकाल के देख लेते हैं क्या आ रहा है इसका वैल्यू। यहाँ पे बनाते हैं, यहाँ दिया है क्या कि x प्लस 1/x की वैल्यू दिया है √7, तो हमें यहाँ पे x³ प्लस 1/x³, यानी इधर भी हम क्यूब कर देंगे, माइनस क्या हो जाएगा 3 × a यानी x प्लस b लिखेंगे, प्लस नहीं मल्टीपल, इंटू a प्लस b लिखेंगे, यही होगी ना, a³ प्लस b³ का फॉर्मूला होता है a³ माइनस b³ इंटू 3ab इंटू a प्लस b होती है। चलिए यही रखते हैं हम लोग। इसे आगे कैलकुलेट करिएगा तो 7 √3 माइनस 3 × √7 से कैलकुलेट करते हैं हम लोग, तो 7 आएगी माइनस 3 √7 होगी, इसमें से घटाइएगा तो आपके पास 4 √7 आ जाएगी। अब जो है हमें निकालना है x² + 1 और x⁴ प्लस 1/x²। चलिए यहाँ पे रखते हैं x की वैल्यू, x × x प्लस 1/x बाई x × x³ प्लस 1/x³। चलिए इसको आगे बनाते हैं, 1 प्लस 1/x बाई x³ प्लस 1/x³। इसका वैल्यू रखते हैं, कितना है √7 और इसका है 4 √7। चलिए ये √7 से 7 कैंसिल, यानी 1/4। आंसर हमारे पास कितना आ गया 1/4। ऑप्शन नंबर ए आपका बन गया इसमें 1/4। अगला प्रश्न देखिए, निम्न वितरण में जो है माध्यक वर्ग का उच्च सीमा क्या है, ये हमें बताना है। तो n बराबर कितना दिया है, n बराबर जो है 13, 10, 15, 8, 11, सभी को ऐड कर लेते हैं। सभी को ऐड करिएगा तो कितना आ जाएगा 57। 57 जो है क्या है विषम संख्या है, तो +1 करना होगा, बाई 2 लिखते हैं, तो 58/2 से डिवाइड करिए तो कितना आ जाएगा 29वां। 29वां पद निकालने के लिए 29वां किस में आने वाली है, तो 29वां जो पद हमारी होगी, यह जो होगी यह इसमें आने वाली है, क्योंकि माध्यक जो होता है बीच वर्ग के होते हैं, तो ये हम लेते हैं 12 और 17 को, ठीक है 12 और 17 माध्यिका वर्ग है हमारा, ठीक है 12, 17 लिखना है, 12, 17 का। तो माध्यिका वर्ग का ऊपरी सीमा क्या है, हमें ऊपरी सीमा बताना है। ऊपरी सीमा क्या है 17 है, तो आंसर इसमें क्या बनेगा हमारा ऑप्शन नंबर बी बनेगा, यहाँ पे ऑप्शन बी बनेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, आकृति दिया है जिसमें आसन्न कोण के युग्म को हमें चुनना है। तो देखिए यहाँ पे आसन्न कोण के युग्म कौन है, आसन्न कोण के दो कोणों का ऐसा युग्म होता है जिसमें कम से कम एक भुजा क्या हो उभयनिष्ठ हो, कम से कम एक भुजा उभयनिष्ठ हो, मतलब इसमें भी मिल रहा हो और इसमें भी मिल रहा है, मतलब कॉमन सीधे से समझिए, और दोनों कोणों का मिलान जो है बिंदु शीर्ष समान होना चाहिए, मतलब ये दो कोण बन रहा है, एक यही है ना, और एंगल ABD जो है हमारा ABD, ये वाला जो एंगल है एंगल DBC, मतलब ये वाले एंगल दो आसन्न कोण के युग्म है। क्या है, दो आसन्न कोण के, क्योंकि सारे इसके फॉलो कर रहे हैं, कम से कम एक भुजा उभयनिष्ठ, तो कॉमन तो है ही हमारे यहाँ पे, और दोनों कोणों का मिलान बिंदु समान हो, तो दोनों कोणों का मिलान बिंदु तो एक ही है एंगल B, तो आंसर हमारा क्या बनेगा ऑप्शन नंबर बी बनेगा कि एंगल ABD एंगल DBC, आंसर बनेगा ऑप्शन बी। अगला सेक्शन आता है हमारा विज्ञान का। देखिए क्या है कि KMnO4 में Mn की ऑक्सीकरण संख्या हमें बताना है कितनी होगी, तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो जाएगी, देखिए KMnO4 इसकी ऑक्सीकरण संख्या 1 + x प्लस, हमें नहीं पता इसका Mn का, इसलिए हमने x रखा है इसके बदले, प्लस -2 × 4। कैलकुलेट करिए इसको, तो 1 + x - 8 आएगा, यानी 8 में से 1 घटा तो कितना आ जाएगा x - 7, यानी x इक्वल कितना आ गया 7, x इक्वल माइनस ये 7 है इसमें, तो इक्वल 0 में है, तो x का वैल्यू कितना आ गया 7। तो आंसर बना क्या हमारा Mg का जो ऑक्सीकरण संख्या है वो कितना आ गई +7, आंसर बनेगा हमारा C। अगला देखिए, इथाइन के जल योजन से मिलता है, क्या मिलता है,
तो आंसर बनेगा इसका बी। एथेन, एथेनॉल बनता है, आंसर बनेगा इथेनॉल। अगला प्रश्न देखते हैं कि 22.4 लीटर में 22.4 लीटर हाइड्रोजन गैस का वजन कितना होगा? कितना हो जाएगा हाइड्रोजन गैस का वजन? तो आंसर बनेगा इसका सी हो जाएगा आंसर 2.0 ग्राम, है ना। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस यौगिक में ज्यामिति समवययता है? किस में है समवययता? 2 ब्यूटीन में है, आंसर बनेगा सी 2 ब्यूटीन। अगला प्रश्न देखिए, एक फेम्टोमीटर तुल्य है, किसके तुल्य है? तो आंसर बनेगा डी 10⁻15 मीटर के तुल्य है, आंसर क्या बनेगा हमारा? ऑप्शन डी। अगला देखिए, सबसे छोटा पुष्प पादप है, सबसे छोटा जो पुष्प पादप है, आंसर बनेगा सी वुल्फिया, सबसे छोटा है वुल्फिया। यह ऐसा फूलदार पौधा है जिसमें हम अपने पानी का जो है डिक्विड कह सकते हैं, क्या इसको क्या कह सकते हैं? डकविड कह सकते हैं, आंसर बनेगा सी। और सबसे बड़ा होता है रेफ्लेसिया। अगला देखिए, इकोसिस्टम शब्द दिया है, इकोसिस्टम शब्द जो है कौन दी है? टेंसले दी है, आंसर सी बनेगा यहाँ। अगला प्रश्न देखते हैं कि कोशिका का दिमाग किसको कहते हैं? कोशिका का दिमाग केंद्रक को कहते हैं, आंसर बनेगा बी। अगला प्रश्न देखिए, यहीं से नियंत्रित होता है। C12 में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है? C12 में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है? 6 है, आंसर क्या बनेगी इसकी? ए बनेगी, क्योंकि इसको कैसे लिखते हैं हम लोग? C612 ऐसे लिखते हैं ना, तो इसकी न्यूट्रॉनों की संख्या 6 है। अगला प्रश्न देखिए, अगला है कि जोहानसन ने दिया है, जोहानसन क्या दिए हैं? जोहानसन दिए हैं जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जोहानसन ने कब किया था? 1909 ईस्वी में किए। अगला देखिए, न्यूमेटिक हड्डी एक अभिलक्षण है, किसका अभिलक्षण? आंसर बनेगा बी पक्षियों का, आंसर बनेगा बी। अगला देखिए, सरीसृपी तथा पक्षियों को जोड़ने वाली कड़ी कौन है? कौन सी है कड़ी? आर्कियोपेक्टिक्स, आर्कियोपेक्टिक्स, आर्कियोप्रैक्टिक्स, आंसर बनेगा ए आर्कियोप्रैक्टिक्स। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है, आंसर बनेगा डी। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय ब्रायोफाइटा विज्ञान के जनक कौन है? ब्रायोफाइटा के जनक विज्ञान कौन है? S.R. कश्यप है, S.R. कश्यप ब्रायोफाइटा विज्ञान के जनक। अगला प्रश्न देखते हैं, कपूर का शोधन किया जाता है, कपूर का शोधन किया जाता है किसके द्वारा किया जाता है? आंसर बनेगा ए ऊर्ध्वपातन के द्वारा किया जाता है, आंसर क्या बनेगा? ए। अगला प्रश्न देखिए, किसी तत्व के न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन पाए जाते हैं? किस तत्व के न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन पाए जाते हैं? हीलियम में पाया जाता है, आंसर बनेगा बी हीलियम। अगला देखिए, फॉर्मल्डिहाइड को जिसके उत्पादन में प्रारंभिक पदार्थ के रूप में उपयोग में लाते हैं वह क्या है? वह है बैकेलाइट, आंसर बनेगा ए बैकेलाइट। आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त में तत्वों की संख्या क्या है? 8 है, कितनी है? तत्वों की संख्या जो है आवर्त सारणी में तीसरे आवर्त में तत्वों की संख्या कुल 8 है। और ये तत्व कौन कौन से हैं? तो बता देते हैं आपको, सोडियम है जिसको Na से लिखते हैं, सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, सिलिकॉन है ना, फॉस्फोरस है, सल्फर है, क्लोरीन है और आर्गन है। अगला प्रश्न देखिए कि सम यहाँ पे लिखा है कि सूत्री विभाजन नहीं होता है, किसमें सूत्री विभाजन नहीं होता है? जीवाणु में नहीं होता है, आंसर बनेगा ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन DNA के न्यूक्लियोटाइड का भाग नहीं है? न्यूक्लियोटाइड का भाग कौन नहीं है? एमिनो अम्ल नहीं है, आंसर बनेगा यहाँ पे डी, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न आता है हम लोग का सेक्शन सामाजिक अध्ययन का। देखिए, हीराकुंड प्रोजेक्ट किस नदी पर है? किस नदी पे है? महानदी पे, आंसर बनेगा बी महानदी। किस राज्य में पड़ता है? उड़ीसा राज्य में पड़ती है ना। अगला प्रश्न देखिए कि मध्य रात्रि के सूर्य का देश किस देश को कहते हैं? किस देश को कहेंगे दोस्तों? आंसर बोलिए बी ए बनेगी इसकी नॉर्वे, आंसर हो जाएगी नॉर्वे। अगला प्रश्न देखते हैं, और उगते सूरज का देश किसे कहते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न देखिए कि सत्य शोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया है? किसके द्वारा किया गया? ज्योतिबा फुले के द्वारा। कब किया गया है? ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, है ना। अगला देखिए, पुनः वेदों की ओर चलो, यह नारा किसने दिया है? पुनः वेदों की ओर चलो, यह नारा दयानंद सरस्वती जी दिए हैं। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? किस उपनिषद से लिया गया? मुंडकोपनिषद से लिया गया है।
आंसर बनेगा बी। अगला प्रश्न देखते हैं कि हर्षवर्धन के समय कौन भारत आया था। भारत कौन आया था? आंसर बनेगा ह्वेनसांग। आंसर डी हो जाएगा ह्वेनसांग। अगला क्वेश्चन देखिए कि महावीर का जन्म कहाँ हुआ था। कहाँ हुआ था महावीर का जन्म? तो आंसर बनेगा ए, कुंडग्राम में हुआ था। कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व पहले, जो वैशाली के निकट में है महावीर जी की जन्म। अगला देखिए महात्मा बुद्ध ने कहा महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। महात्मा बुद्ध ने कहाँ महापरिनिर्वाण प्राप्त किए? तो आंसर क्या बनेगी? बी, कुशीनगर में उन्होंने महापरिनिर्वाण कब किया था? 483 ईसा पूर्व पहले। 80 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो गई है, जिसको महापरिनिर्वाण कहा गया बौद्ध धर्म में। अगला प्रश्न देखिए 1912 में बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? कहाँ पर हुआ था? तो आंसर बनेगा बी, पटना में हुआ था। 1912 में हुआ था, पटना के बांकीपुर में हुआ था। इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो आर.एन. मलाधर। कौन थे? आर.एन. मलाधरकर मधालकर आर.एन. मधालकर थे। अगला प्रश्न देखिए मैथिली भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में किस वर्ष सम्मिलित किया गया? किस वर्ष जोड़ा गया? तो 2003 ईस्वी में जोड़ा गया। 92वें संविधान संशोधन 2003 ईस्वी में जोड़ा गया। अगला प्रश्न देखिए सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ पर हुआ था? कहाँ पर हुआ था? पटना में। आंसर बनेगा डी, पटना। अगला प्रश्न देखिए सासाराम में किसका मकबरा है? सासाराम में किसका मकबरा है? शेरशाह सूरी का मकबरा है। सासाराम बिहार के सासाराम में है। यह मकबरा जो है मकबरा कला के प्रति उनकी उत्कृष्ट देन की उदाहरण है। अगला प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड कैनिंग 1856 से लेकर 62 तक रहा था। 1862 तक भारत का गवर्नर जनरल। अगला देखिए विश्व मताधिकार दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मताधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। आंसर बनेगा डी। और जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाते हैं हम लोग, है ना। कुष्ठ रोग निवारण दिवस 30 जनवरी को। और 1 दिसंबर को क्या मनाते हैं दोस्तों? ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगला प्रश्न देखिए कि सर्वप्रथम त्रिस्तरीय पंचायत राज्य किस राज्य में अपनाया गया? किस राज्य में अपनाया गया? राजस्थान में। आंसर बनेगा डी, बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर 1 अप्रैल 1958 को। कब? 1958 को लागू किया गया। सिफारिश के आधार पर राजस्थान राज्य की विधानसभा ने 2 सितंबर 1959 को पंचायती राज अधिनियम पारित किया। और इस अधिनियम के प्रावधान के आधार पर 2 अक्टूबर 1959 में राजस्थान को नागौर जिला में पंचायती राज का उद्घाटन किया गया। इसके बाद आंध्र प्रदेश में कब किया गया? तो 1959 में। और 1960 में तमिलनाडु, फिर कर्नाटक, फिर महाराष्ट्र, गुजरात, है ना, पश्चिम बंगाल, इस सब में लाया गया। अगला देखिए मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? कौन सी थी? गिरिब्रज थी। आंसर बनेगा सी, गिरिब्रज राजगीर में है। और द्वितीय राजधानी पाटलिपुत्र थी। अगला देखिए अशोक के समय कौन बौद्ध संगीति हुई थी? कौन हुई थी? तो आंसर बनेगी तीसरी हुई थी। अशोक के समय 251 ईसा पूर्व पहले हुई थी। अशोक के शासनकाल में हुआ था, पाटलिपुत्र में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? पाटलिपुत्र में। अगला प्रश्न देखें संविधान सभा के सभापति कौन थे? संविधान सभा के सभापति कौन थे? तो आंसर बनेगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। आंसर ए बनेगा। और अस्थायी कौन बने थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा बने थे। कब? तो यह 9 दिसंबर की बात है, 9 दिसंबर 1946 की। 11 दिसंबर 1946 को बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बाबू। अगला प्रश्न देखिए संविधान प्रारूपण समिति के अध्यक्ष कौन थे? कौन थे? तो आंसर बनेगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे। आंसर बनेगा हमारा बी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। बी.एन. राव के द्वारा तैयार किया गया संविधान प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए संविधान सभा के द्वारा जो 29 अगस्त 1947 को एक संकल्प पारित किया और प्रारूप समिति का गठन किया गया। इस समिति के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को चुना गया था। अगला देखिए कि 1902 में सीताबडियार बिहार में यह किसका जन्म हुआ था? सीताबडियारा में किसका जन्म हुआ था? तो आंसर बनेगा ए, जयप्रकाश नारायण जी का हुआ था 11 अक्टूबर
1902 को सारण जिले के सीताबदियार में हुआ था। अगला सेक्शन आता है तार्किक एवं विश्लेषणात्मक, रीजनिंग है। तो देखिए प्रश्न क्या बनता है इसमें, हमें बताना है डिक्शनरी के अनुसार इसको सजाना है। तो डिक्शनरी पता है ना दोस्तों, ए बी सी ऐसे आता है अल्फ़ाबेट साइड में, तो वैसे ही बस यहाँ पे देखना है आपको, बहुत ही आसानी से इसको बता पाइएगा। अब देखिए सी एल इसमें भी है, सी एल इसमें भी, सी एल इसमें, सी एल भी, सी एल के बाद ओ सब में है, चारों में, ठीक है। उसके बाद एस, एस चारों में है, बिल्कुल चारों में। उसके बाद देखिए एस के बाद सबका अलग हुआ है, तो देखिए यहाँ 4 अक्षर तो सबका चलना है एस तक, ठीक है। उसके बाद देखिए ए से कौन स्टार्ट हुआ, ए से ये चौथा नंबर, चौथा ऑप्शन एक ये आ रहा है, एक ये और एक ये आ रहा है, तो ए नंबर तो पहले कटेगा कि ये तो आएगा नहीं, ठीक है। ए के बाद देखिए क्या है, ए के बाद इसमें बी है, ठीक है, मतलब ये कंफर्म है कि चौथा आएगा ही आएगा। चलिए ए के बाद कौन सी आना चाहिए, चौथा ए के बाद ओ, ए के बाद जो है हमारा ई आना चाहिए, है ना, तो तीसरा भी होगा, तो चौथा के बाद तीसरा, मतलब ये भी कटा। चलिए ये 2 अब ऑप्शन सिर्फ बची है, बी और डी बची है हमारे पास। तो देखिए ये हमारे पास आ गया, ये आ गया, और हमारे पास आ गया एक ये आ गया, ठीक है, मतलब चौथा और तीसरा आ गया। अब देखिए चौथा तीसरा के बाद क्या है, इसके बाद आता है, इसके बाद आई, यानी ये वाली आनी चाहिए आई, तब ना यू आएगा। तो हमारे पास 1 में कौन सा है, ये वाला, ये तो है नहीं, तो ऑप्शन डी कट गया, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बी बन गया राइट आंसर। अगला देखिए एक विशिष्ट कोड में दिया गया है सिंगिंग का, ये लिखा गया है, ठीक है ना, तो डांसिंग का किस प्रकार लिखेंगे हमें बताना है। तो आइए सिंगिंग और डांसिंग का हम लोग बताते हैं कि क्या होगा। देखिए यहाँ से एस से टी यानी एक बढ़ा है, आई से जे एक बढ़ा है, सब में एक एक बढ़ के आया हुआ है, ठीक है ना, तो सब में आप भी एक एक बढ़ा दीजिए। डी के बाद क्या, ई आना चाहिए, ठीक है। ए के बाद बी आना चाहिए, एन के बाद क्या होना चाहिए, ओ आना चाहिए, सी के बाद डी आना चाहिए, डी के बाद क्या आना, यहाँ सी तो हो गया, आई के बाद जे आना चाहिए, फिर एन के बाद ओ आना चाहिए, जी के बाद एच आना चाहिए। देखिए तो ये है क्या, ई बी ओ डी जे ओ एच, ऑप्शन नंबर कौन सी बन रही है हमारी, ऑप्शन नंबर ए बन रही है, राइट आंसर ए। अगला प्रश्न देखिए, इसमें बताना हमें लुप्त संख्या कौन सी है, यहाँ पे क्या फिल करी जाएगी। तो आइए देखते हैं क्या फिल करी जाएगी इसमें। जैसे देखिए ये 3 का होल स्क्वायर करिएगा और इस 4 का होल स्क्वायर, तो कितनी आ जाएगी, ये 9 और ये 16, दोनों को ऐड करिएगा तब 25। वैसे ही यहाँ पे 6 का होल स्क्वायर, 2 का होल स्क्वायर 36 और 4 40, तो यहाँ पे भी कीजिए 5 का 25 और 16, तो कितनी हो जाएगी 41, आंसर बनेगी हमारी ऑप्शन बी। अगला देखिए क्या बोल रहा है कि ए बी के पूरब में है, ए जो है यहाँ पे बना देते हैं, ए जो है बी के पूरब में, बी यहाँ पे है बी के पूरब में, ठीक है, बी के पूरब में ए है, ठीक, जो क्यू के पूरब में है, जो क्यू के पूरब में है, ठीक है, जो क्यू के पूरब में है, तो यहाँ पे क्यू के पूरब में है बी, ठीक, यहाँ बन गया। यदि क्यू पी के दक्षिण में है, क्यू जो है पी के क्या है, पी के दक्षिण में, यानी पी यहाँ पे होगा पी के दक्षिण में, ठीक है, तो पी ए के किस दिशा में, पी जो है पी ए की, यहाँ से देखिए ये वाले बताना हमें, पी ए के किस दिशा में है, पी जो है ए के किस दिशा में है, तो ए के यहाँ से देखा जाए तो ये कौन सा बनेगा दोस्तों, ये बनेगा हमारा, ये हमारा बनेगा उत्तर और इधर पश्चिम, उत्तर पश्चिम, तो ऑप्शन नंबर कौन सा बन रहा है, बी बन रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं, उस विकल्प का चयन करना है, जैसे यहाँ पे फ्रांस यूरो चलाता है तो म्यांमार कौन सी करेंसी चलाता है, तो आंसर बनेगा क्यात, आंसर क्या हो जाएगा इसकी, क्यात मुद्रा है म्यांमार की। अगला देखिए, अगला है कि 4 दिया गया जिसमें से 3 किसी न किसी प्रकार समान है, एक जो अलग है वो बताना है। तो आइए देखते हैं, आम, सहमति, नापसंद, तालमेल या मित्रतापूर्ण, तो यहाँ पे आपको स्पष्ट दिख रहा है दोस्तों कौन सा, नापसंद है ना, क्योंकि और सब तो ये सहमति के बारे में बोले रहा है, तो आंसर यहाँ पे बी बन गया। अगला प्रश्न देखते हैं, ये दिया गया है उस पर अगला संख्या क्या आनी चाहिए यहाँ पे, है ना, तो 33 से कितना बढ़ गया, 1 बढ़ा है ना, ठीक है, यहाँ से कितना घटा है, -4, कितना घटा है, -4 घटा, ठीक है, यहाँ से कितना बढ़ा है, +9, यहाँ से कितना घटा है, -16, यहाँ से कितना देख रहे हैं, एक किसी का स्क्वायर आ रहा है, ये 1 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर, 3 का, ये 4 का, ये सब का स्क्वायर ही आ रहा है ना, तो हमें आगे भी ऐसे कंटिन्यू करना है, ठीक है। यहाँ पे 16 है, यहाँ पे इतना कन्फर्म है कि 25 ऐड होगा, यहाँ पे 36 माइनस हुआ, तो यहाँ पे प्लस ही होगा ना, प्लस कितना 49 यानी कितना का 49, इसमें प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 61 आ जाएगा। 49 प्लस 12 करते हैं तो 9 to 11 और 4 एक 5 और एक 6,
आंसर हमारे पास आ गया 61, राइट आंसर बना डी। अगला देखते हैं कि हमारे पास कथन और निष्कर्ष दिया है। कि कथन क्या है कि कुछ ग्रह जो है तारे हैं, कुछ यहाँ पे ग्रह बना लेते हैं, कुछ ग्रह जो है तारे, ठीक है, सभी तारे जो है उपग्रह है, सभी तारे जो है क्या है उपग्रह है, ठीक। निष्कर्ष देखिए सभी उपग्रह तारे हैं, सभी उपग्रह जो है, सभी उपग्रह तारे हैं, सभी उपग्रह जो है तारे हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं है। सभी उपग्रह क्या तारे हैं? नहीं। अगर देखिए कुछ उपग्रह ग्रह है, कुछ उपग्रह जो है हमारा ग्रह है, बिल्कुल सही। तो आंसर हमारा सिर्फ और सिर्फ दूसरा निष्कर्ष निकल रहा है। तो देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा है दूसरा के लिए? सिर्फ और सिर्फ दूसरा के लिए है ऑप्शन नंबर डी, केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण कर रहा है। अगला प्रश्न देखिए, अगला है हमारा कथन और धारणा। तो देखिए कथन पढ़ते हम लोग क्या है कि विधायक ने अपने सचिव से कहा है कि हर शहर में एक इको पार्क होना चाहिए। धारणा क्या है? इको पार्क हरियाली को बढ़ाता है, इको पार्क वायु प्रदूषण को कम करने में सहायता होता है। तो आंसर क्या बनेगी? आंसर इसका बनेगी केवल एक इसमें निहित है, क्योंकि यह जो है इको पार्क क्या बढ़ता है? हरियाली को बढ़ाता है। आंसर डी होगा। अगला देखिए कथन और कार्यवाही दिया है, पढ़ते हैं हम लोग क्या है कथन हमारा कि वायु प्रदूषण का बढ़ता स्तर शहरी लोगों के लिए स्वास्थ्य संबंधी खतरे पैदा कर रहा है। कार्यवाहियाँ क्या है? सभी उद्योगों को शहर के बाहरी इलाका में हस्तांतरित करना चाहिए, या दूसरा सरकार को पेट्रोल चलित वाहनों पर तुरंत प्रतिबंध लगाना चाहिए। तो आंसर क्या बनेगा इसका? आंसर जो हम लोग का आएगा, आंसर सिर्फ बनेगा केवल 1 और 2 होनी चाहिए। आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर 1 और 2, राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगी। फिर मिलते हैं हम लोग अगले शिफ्ट में। क्वेश्चन लेकिन आप लोग टेलीग्राम पे या फिर कमेंट सेक्शन में जरूर भेज सकते हैं, ताकि आप लोग के आगे जो देने वाले एग्जाम उन लोग के लिए बेनिफिट हो सके, ठीक है। तो जरूर से जरूर आप लोग क्वेश्चन भेजिएगा।